आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि आरजी कार हॉस्पिटल जो कलकत्ता का अभी अ, इस समय मीडिया में नामी हॉस्पिटल है, उसमें जो बलात्कार की और मर्डर की घटना हुई है, उससे प्रसंग में जो सवाल उठे हैं मीडिया में और जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसके प्रसंग में मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं उस पर और वो वीडियो उपलब्ध है। वो मैं लिंक में भी दूंगा ये इस प्रोग्राम के। आरजी कार हॉस्पिटल के मामले में जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसकी सुनवाई करेगा इस मामले की। और ये अपने आप में स्वागत योग्य चीज है। मैं सिर्फ एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खाली आरजी कार की घटना का सम्मान क्यों लिया और संज्ञान क्यों लिया। आरजी कार की घटना के जिस समय हुई है उसी दौरान उत्तराखंड में एक घटना हुई जिसमें एक नर्स का अपहरण किया गया और उसकी बाकायदा हत्या कर दी गई और 8-9 दिन बाद उसकी लाश मिली। उत्तराखंड में कोई आंदोलन नहीं है। उत्तराखंड की सरकार और उसकी अकुशलता और अक्षमता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे मीडिया में, और लाश उसकी उत्तर प्रदेश में मिली और वही 8-9 दिन बाद। मौका लगेगा तो मैं उस पर एक वीडियो करूंगा बाद में। लेकिन जो पहले जो चीज मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि एक ही समय जिस समय वो आरजी कार की घटना के बारे में बात कर रहा है उस समय और भी घटनाएं घटी है, उनको वो संज्ञान में क्यों नहीं लेता। वो सिर्फ आरजी कार की घटना को संज्ञान में क्यों लेता है। राष्ट्रीय डाटा बताते हैं कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन 87 या 87 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, दो एक कम हो सकती हैं। और ये आंकड़ा केंद्रीय अपराध ब्यूरो का है। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम ये तो अब संज्ञान ले, तो एक कॉम्प्रहेंसिव ढंग से संज्ञान ले। ये क्या एक घटना विशेष को लेकर संज्ञान, एक घटना विशेष से बात शुरू हो सकती है। देखिए, एक ही समय में अगर दो राज्यों में दो घटनाएं मीडिया में प्रकाश में आई है तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों को नोटिस लेना चाहिए। और भी अनेक घटनाएं घटी है इस बीच में। कहीं बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना घटी है, वो क्या मतलब जघन्य घटना नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये मॉब मेंटेलिटी के दबाव में कैसे आ सकता है। पहला प्रश्न तो यही है जिसका कि सुप्रीम कोर्ट और उससे जुड़े हुए लोग विचार करें। क्या न्यायालय को मौत के दबाव में काम करना चाहिए या ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं कि आरजी कार की घटना पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। लेकिन और भी बहुत कुछ घट रहा है, उसी तरह की घटनाएं, उससे भी ज्यादा बर्बर घटनाएं इस बीच में घट रही हैं जिनका कायदे से संज्ञान लिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान नहीं लिया अभी तक। जब तक कि कोई मॉब उठ के खड़ा ना हो जाए, भीड़ उठ के खड़ी ना हो जाए, आंदोलन उठ के खड़ा ना हो जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट ध्यान ही नहीं देता। तो ये कैसा कानून है जो कि हमेशा मॉब के उठने पर, एक भीड़ के उठने पर, एक आंदोलन के उठने पर ही संज्ञान लेता है, अन्यथा संज्ञान नहीं लेता। मैं नहीं जानता, मैं कानूनी पेचीदा चीजें नहीं जानता, लेकिन मैं एक सामान्य सी चीज जानता हूं कि जब यह घटना कलकत्ते में घटी
तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान क्यों लेता? कलकत्ता हाईकोर्ट भी तो संज्ञान ले सकता था। कई चीजें बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं अब। किसी उन्माद में आने की जरूरत नहीं है, किसी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आरजी कार में जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और मर्डर की घटना हुई, वह अपने आप में जघन्य और निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन एक चीज तो है कलकत्ता के एनवायरनमेंट में कि वहां लोग, बंगाल के एनवायरनमेंट में वहां लोग कोई घटना होती है तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, धरने देते हैं, दिनों दिन आंदोलन करते हैं। ये वहां की कल्चर का हिस्सा और ये अच्छा संकेत है। लेकिन आरजी कार की घटना में एक बहुत ही ग्लेयरिंग चीज है जो कि दिखाई दे रही है मुझे, और खासतौर प्रतिवाद में मैं अभी तक समझने में असमर्थ हूं कि जब भी बलात्कार की कोई घटना घटती है तो ये महिला समितियां, महिला संगठन कहां चले जाते हैं, ये हाशिए पर क्यों चले जाते हैं, और इस तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई लड़ाई को ये राजनीतिक पार्टियां हाईजैक कैसे कर लेती हैं और क्यों कर लेती हैं? ये सच है कि सीपीएम की इसके प्रतिवाद में बड़ी भूमिका थी, ये सच है। लेकिन सवाल यह है कि सीपीएम ने खुद बढ़ के यह मोर्चा क्यों लिया? जनवादी महिला समिति को आगे करके जनवादी महिला समिति के बैनर के तहत यह लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? महिला संगठन लड़ाई लड़ते और महिला संगठन आंदोलित करते तो बात दूसरी होती। दिक्कत यही है कि जब भी बलात्कार की घटना घटती है तो महिला संगठनों को खदेड़ के हाशिए पर डाल दिया जाता है और सारी की सारी बागडोर राजनीतिक पार्टियां अपने हाथ में ले लेती। टीएमसी का महिला दल नहीं निकला, लेकिन टीएमसी की मुख्यमंत्री निकल आई मैदान में, टीएमसी निकल आई मैदान में। क्यों? बीजेपी का महिला दल नहीं निकला, लेकिन बीजेपी निकल आई मैदान में। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी के महिला मोर्चे में, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे में ऐसी क्या कमी है कि वह बलात्कार की घटना पर सड़कों पर जुलूस नहीं निकालते, उनके बैनर नजर नहीं आते? कोई तो बात है। तो ये जो बलात्कार की घटनाओं के प्रतिवाद में राजनीतिक दलों का आना और उनका इस तरह के प्रतिवाद के इवेंट को हाईजैक करना, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं इस बात को, मेरा कोई द्वेष नहीं आंदोलन करने वालों से। यह एक तरह से पुंछवादी हाईजैकिंग है। और यही वजह है कि बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ या महिला उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ जब महिलाएं हाशिए पर डाल दी जाती हैं या वे लड़ती नहीं है, तो प्रतिवाद एक रिचुअल्स के रूप में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक जमाने में ईव टीजिंग की घटना को लेकर जब महिला संगठनों ने प्रतिवाद किया दिल्ली में, उस समय ईव टीजिंग के खिलाफ कानून नहीं होता था। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों में घटना घटी थी, उसके प्रतिवाद में लड़कियां रोड पर निकली और लड़कियों ने ही आंदोलन को शक्ल दी। और उसका परिणाम यह निकला कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस टीचिंग के खिलाफ सरकार को कदम उठाने पड़े, कानून बनाना पड़ा। यह स्थिति है निर्भया कांड से लेकर आरजी कार कांड तक। आंदोलन की बागडोर महिला संगठनों के हाथ में नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों के हाथ में है। और ये सबसे, जिसे कहें कि पीड़ादायक चीज है।
इससे पता चलता, जो लोग खुश है कि कलकत्ते की सड़कों पर हजारों महिलाएं निकल आई, सवाल यह कि ये महिलाएं निकल तो आई, लेकिन इनका संगठन कहां है? आरजी कार के गेट पर महिला संगठन धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, या कोई और धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है? कोई और धरने दे और प्रदर्शन करे, इसमें मेरी आपत्ति नहीं। मेरी आपत्ति किसी पर भी नहीं। मेरी मेरी चिंता यह है कि ये महिला संगठन क्यों नहीं आगे आते? जब स्त्रियों के उत्पीड़न की घटना होती है तो वे आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? ये राजनीतिक दल अपने ही महिला संगठनों को क्यों खदेड़ के बाहर कर देते हैं? किस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें काम कर रहे हैं? पहली चीज जो मुझे इससे समझ में आ रही है कि महिला संगठनों की शक्ति बहुत कम है, लेकिन आंदोलनों के जरिए ही तो शक्ति में इजाफा होगा। आंदोलनों के जरिए ही तो इमेज बनेगी इस महिला संगठनों की, उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। अगर इस आंदोलन से बीजेपी की या सीपीएम की या टीएमसी की क्रेडिबिलिटी मिलती है तो इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। महिला संगठनों की साख बने, महिला संगठनों में लोग जाएं, वहां उनकी मदद लें, तब तो महिला की सुरक्षा बढ़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा, ये पुलिस चौकसी, सीसीटीवी कैमरा, इनसे महिलाएं सुरक्षित कभी नहीं हुई हैं। कानून बनाने से महिलाओं को खाली लड़ने में मदद मिलती है कानूनी तौर पर, उससे उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती। कानून तो बन गया निर्भया कांड के बाद में, सख्त कानून बन गया, लेकिन इसके बावजूद 86, 87, 88 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास में जिस तरह से गली गली घर घर मोदी है, हर हर मोदी है, इसी तरह गली गली जनवादी महिला समिति है, या इसी तरह के डेमोक्रेटिक विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हर गली हर मोहल्ले में महिला समिति के संगठन हो और वे काम करें तो आपको थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं अपनी लड़ाई और अपनी सुरक्षा का काम खुद देख लेंगी। राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत यह है कि राजनीतिक दल महिला संगठनों को सरफेस पर या अग्रवर्ती भूमिका निभाने के लिए एकदम सामने आने नहीं देते। एक सामान्य सा फर्क बता रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला, फाइन, और उनके टारगेट पर बंगाल था। बंगाल की आरजी कार की घटना थी। लेकिन सवाल यह है कि एक महिला के राष्ट्रपति होने के बावजूद राष्ट्रपति के संबोधन में स्त्री के दुख क्यों नहीं शामिल हुए? स्त्री के साथ बलात्कार की या राक्षसी प्रवृत्ति की घटनाएं क्यों नहीं शामिल हुई? किसने रोका था? माइंडसेट। ये जो पॉलिटिकल माइंडसेट है कि देश को तो संबोधित मैं करूंगा क्योंकि मैं मोदी हूं, मैं पुरुष हूं। राष्ट्रपति महिला है, वो संबोधित नहीं कर सकती देश को महिलाओं के सवाल पर। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि होम मिनिस्ट्री का जिम्मा अमित शाह को दिया जाएगा, किसी महिला को क्यों नहीं दे सकते आप? बीजेपी शासित राज्यों में और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में बलात्कार की घटनाएं, उसमें उनका शामिल होना, समर्थन देना, जुलूस निकालना, यह आए दिन की चीज हो गई है। कठुआ कांड से लेके और हाथरस कांड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू तक दर्जनों ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें कि बीजेपी के लोग बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते हुए देखे गए हैं। नरेंद्र मोदी ने इन राक्षसी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक्टिव भाजपा के लोगों को अपने पार्टी से आज तक नहीं निकाला, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो लोग सरेआम अपराध में शामिल थे
पकड़े गए, सजा मिल गई है। कौन नहीं जानता राम रहीम को और आसाराम बापू को? उनके खिलाफ में एक बयान नहीं दिया आज तक भाजपा के नेताओं ने। इनके खिलाफ तो राक्षसी प्रवृत्ति के जजमेंट हो चुके हैं, सजा बोल चुके हैं इनके खिलाफ। नरेंद्र मोदी को कभी लाल किले की प्राचीर से बोलते नहीं देखा हमने तो कि आशाराम बापू को सजा मिली, यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है। राम रहीम को सजा मिली, यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है। बलात्कार में भी आप चुनेंगे कि किसका समर्थन करेंगे और किसका समर्थन नहीं करेंगे, किसका विरोध करेंगे, किसका विरोध नहीं करेंगे। इसका मतलब यह कि बलात्कार आपके लिए पॉलिटिकल एजेंडा है। बलात्कार आपके लिए क्रूअल घटना नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है, स्त्री के साथ हुआ अन्याय नहीं है। जो मोदी के अनुयायी है, चंगू मंगू है, मैं उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि वे कान खोलकर सुने और देखें। अगर वो सचमुच में ममता से लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गिरेवा में झांके। उत्तर प्रदेश बलात्कार की घटनाओं में टॉप पर है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उत्तर प्रदेश ने बलात्कार में। आज तक मुख्यमंत्री के खिलाफ में, गृह मंत्री के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ। अदानी के टेलीविजन चैनल की, एनडीटीवी की रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, बताऊं जिस अदानी के टुकड़ों पर यह भाजपा पल रही है, वह भी सच्चाई व्यक्त करने से पीछे नहीं हट रहा है। जिस हिंदी भाषी क्षेत्र को इन्होंने वोट बैंक बनाया हुआ है, उस हिंदी भाषी क्षेत्र में बलात्कार एक कॉमन फिनोमिना है। कहीं पर भी बलात्कार के खिलाफ जुलूस निकालते हुए आपको उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी आपको बीजेपी के लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या दिक्कत है? बलात्कार के खिलाफ जुलूस निकालने में क्या दिक्कत है? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि बलात्कार के खिलाफ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में भाजपा जुलूस नहीं निकालती? कौन नहीं जानता हाथरस कांड को? बीजेपी के लोगों ने हाथरस कांड के बारे में क्या कहा, क्या किया, सबको मालूम है। आज स्थिति है कि जिसके घर में बलात्कार की घटना हुई, वह परिवार दहशत में रहता है, उसका मुंह सहायता राशि से भर दिया गया, बोल नहीं पाता। अगर बलात्कार का मतलब यह है कि हम सहायता राशि देंगे और मुंह बंद करो और बलात्कार करने दो, अगर यह फार्मूला है तो यह फार्मूला तो राक्षसी प्रवृत्ति से भी ज्यादा खतरनाक फार्मूला है। यह तो खुलेआम बलात्कारी की मदद करना है। मेरे ममता से हजार मतभेद है, लेकिन ममता की एक बात के लिए मैं प्रशंसा करूंगा और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप सोचें, ममता की तरह अगर देश का मुख्यमंत्री, हर राज्य का मुख्यमंत्री बलात्कार की घटना पर रिएक्ट करे और यह कहे कि मेरी सहानुभूति और मेरी सारा समर्थन बलात्कार के खिलाफ, घटना के खिलाफ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के साथ है, यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ममता भविष्य में इलेक्शन जीते या हारे, इससे कोई संबंध नहीं है इसका। हमारे यहां तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी मुंह नहीं खोला उन्होंने। उनके कई नेता पकड़े गए बलात्कार में, उनके खिलाफ में एक्शन हुए। और आसाराम बापू और राम रहीम तो दो क्लासिक केस हैं। न योगी बोले, न मोदी बोले, न मोहन भागवत बोले, न बीजेपी का कोई टॉप नेता बोला, और न वो महान आंदोलनकारी शुभेंदु अधिकारी बोले जो कि बंगाल में चीख रहे हैं। नहीं, ये बात कहने का मेरा सिर्फ मकसद यह है कि ये जो पॉलिटिकल हाईजैकिंग है,
ये पॉलिटिकल हाईजैकिंग और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बलात्कार की घटना में यह बीजेपी के एक घोषित एजेंडे का हिस्सा है। इसका बलात्कार की पीड़ित महिला और उसके परिवार के साथ सहानुभूति से कोई संबंध नहीं। इसके दो डायमेंशन है। इसका पहला डायमेंशन यह है कि लगातार इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल करके केंद्र की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि अब सब लोग जानते हैं कि हेल्थ सिस्टम राज्य के अधिकार में है, शिक्षा राज्यों के अधिकार में, कंकरेंट लिस्ट में राज्य की प्रमुख भूमिका है उसमें। तो अब मुसीबत यह है कि अब वो चाहते हैं, जो ये जो डॉक्टरों के जो ऑल इंडिया संगठन ने जो हस्तक्षेप किया, आश्चर्यजनक है। उन्होंने उत्तराखंड में जिस नर्स के साथ में बलात्कार की और हत्या की घटना हुई उसको अपने दिमाग में शामिल नहीं किया। क्यों शामिल नहीं किया उन्होंने? वो क्या हॉस्पिटल में काम करने वाली औरत नहीं थी? यह कैसे हो सकता है कि इन डॉक्टरों को, इतने बड़े समूह को उत्तराखंड की घटना का ज्ञान हो जिसके बारे में मीडिया में खबर चल रही हो, इंटरनेट भरा हो जिसकी खबर से? 9 दिन से एक लड़की गायब थी हॉस्पिटल से। किसी भी डॉक्टर संगठन ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि इन संगठनों को कंट्रोल करते हैं बीजेपी वाले और वे अपने एजेंडे की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इस्तेमाल नहीं करते और ये डॉक्टर संगठन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो दांव पर लगी हुई है। इन्होंने कभी उन राज्यों में, खासतौर पर ये तो घटना अभी उत्तराखंड की घटना तो इसी दौरान घटी जिस दौरान आरजीकर की घटना घटी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आंदोलन करने वालों संगठनों की राजनीति को पहचानो। सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपराध का विरोध कर रहे हैं, इसलिए समर्थन करना सही नहीं होगा। यह एक तरह से ब्लाइंड समर्थन होगा। तमाम किस्म की नेग्लिजेंसी, तमाम किस्म की असुविधाएं इन डॉक्टरों के द्वारा होती है हॉस्पिटल्स में, लेकिन ये संगठन कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सत्ता का बरदस्त है। ये सिर्फ वही बात बोलते हैं जब जो सरकार बोलने को कहे। और ये आप किसकी मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं एक ऐसा सेंट्रलाइज एक्ट बनाया जाए जिससे कि तमाम जो हेल्थ कर्मी है, डॉक्टर है, नर्स है, इन तमाम इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सेंटर बनाए। सेंटर कैसे कानून बना सकता है जब ये राज्य के दायरे में आता है? अगर बीजेपी के लोगों में और इन डॉक्टर संगठनों में आंदोलन का इतना ही मादा है तो ये जब तक न्याय नहीं मिलता आरजीकर के पीड़ितों को तब तक आंदोलन करते। हम देखते हैं कितनी क्षमता है इनकी। कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी गई, अर्जी जाते ही सरकार के प्रतिनिधि ने साफ कहा कि हमें सीबीआई की इंक्वायरी में कोई आपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट के जज ने तुरंत ऑर्डर दिया। सारा मामला उसी समय थम गया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की दायरे में वो जांच चली गई है। ममता के मैनिपुलेशन से, ममता की निश्चित अनेक गलतियां हैं उसमें, सीबीआई बताएगी जांच करके। नरेंद्र मोदी और उनकी जो चंगू मंगू की टीम है, इंक्लूडिंग उनकी जो भाजपा की बंगाल की टीम है, वो बलात्कार के मामले पर अनेक झूठ बोलती रही है। संदेश खाली की घटना ने उनके झूठ को बेनकाब किया है। ये भूलना नहीं चाहिए हम लोग। पैसे देके औरतों से बयान दिलवाए गए थे। बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से बाई हुक एंड क्रोक बंगाल में सरकार गिराई जाए। लेकिन दिक्कत है क्योंकि ममता के पास में जनता ही नहीं है, गुंडे भी हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ममता कोई शरीफों की पार्टी नहीं है। मैंने बहुत लिखा है इस पर। ममता के पास में संगठित अपराधियों का दल है जिसमें कम से कम 20-25 हजार अपराधी शामिल होंगे। संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये वे अपराधी हैं जो कि कभी भी किसी भी क्षण 1 घंटे के नोटिस पर वो तैयार होकर आ सकते हैं मैदान में।
और इतना संगठित गिरोह किसी के पास नहीं है हिंदुस्तान में। वही लोग पहले एक जमाने में लेफ्ट के लठैत हुआ करते थे, आज ममता के लठैत थे। लेफ्ट के लोग जानते हैं इस बात को। लेफ्ट को मालूम है इस चीज के बारे में कि आरजी कार हॉस्पिटल के आसपास का इलाका क्रिमिनल प्रोन इलाका है, अपराधियों से घिरा हुआ इलाका है, वहां अपराधी सबसे ज्यादा है। उन अपराधियों के ऊपर किसी की नहीं चलती, ममता की भी नहीं चलती, उन पर सीपीएम की भी नहीं चलती थी। तो सीपीएम के लोग अगर कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो वो जलूस वलूस तो अच्छे निकल जाते हैं, वहां बंद भी अच्छा हो जाता है बंगाल में। लेकिन सत्ता में आना संभव नहीं है सीपीएम का, यह मैं वो साफ कहना चाहता हूं। वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, वहां फिर अगर कोई गेनर होगा तो वह एकमात्र बीजेपी होगी। और यह देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऑलरेडी ऑलरेडी जो लोगों ने बिना किसी ये फासिज्म के खतरे को और बीजेपी के खतरे को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की बजाय रीजनल पर्सपेक्टिव से जिस तरह से देखा है, उसने ऑलरेडी बीजेपी की बड़ी मदद की है। आपके सामने चॉइस बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि महिला संगठन बाहर निकले, महिला संगठन आंदोलन करें, महिला संगठन संगठित करें, राजनीतिक दल इस आंदोलन के एकदम बाहर खदेड़े जाएं। दिक्कत यह है कि राजनीतिक दल ही नहीं, यहां तो प्रधानमंत्री नाक गड़ाए हुए हैं। वहां संदेश खाली में घटना हुई, प्रधानमंत्री नाक गड़ाए हुए हैं। बंगाल में घटना हुई अभी कलकत्ते में, तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को लाल किले से बोलते समय उत्तराखंड की घटना याद नहीं आई। कमाल है, उत्तराखंड की बेटी तुम्हारी बेटी नहीं, बंगाल की बेटी तुम्हारी बेटी। बंगाल की घटना निंदनीय है, उत्तराखंड की घटना भी निंदनीय है। और सचमुच में अगर राक्षसी प्रवृत्तियों से बचाना है तो बीजेपी कम से कम एक पहल करे। सारी बीजेपी की राज्य सरकारों के गृह मंत्री महिलाओं को बनाए पहले, और कायदे से महिला संगठनों को काम करने दे अपने यहां। ये पॉपेट्स की तरह काम करना, पॉपेट्स की तरह उन्हें मोबिलाइज करना और उनको धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व करना, ये ठीक नहीं है। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि आरजी कार की घटना या और दूसरी घटनाएं, ये जो होती हैं, इन घटनाओं के होने के बाद में जो आंदोलन होते हैं, बंगाल में तो आंदोलन की झड़ी लगती रही है ममता के खिलाफ में बलात्कार के मसले पर। अनेक घटना हुई, अनेक आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए। ये तो कोई नया आंदोलन नहीं है, पहला आंदोलन नहीं है ये। गांव में, शहर में, सब जगह इस तरह के बड़े आंदोलन हुए। सवाल यह कि इन आंदोलनों की बागडोर महिला लीडरशिप के हाथ में क्यों नहीं होती? क्यों ये आंदोलन राजनीतिक इवेंट कल्चर का हिस्सा बनके रह जाते हैं? इनका दीर्घकालिक इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट समाज पर क्यों नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि स्त्री उत्पीड़न का प्रश्न राजनीतिक अवहेलना और उपेक्षा और पुंजवादी दृष्टिकोण से उसे देखने और हल करने का प्रश्न बनके रह गया है। स्त्री की समस्या को वस्तुगत ढंग से देखें और स्त्री के नजरिए से देखें। बलात्कार की घटना को स्त्री के नजरिए से देखें, सुरक्षा के प्रश्न को स्त्री के नजरिए से देखें और वस्तुगत ढंग से देखें, न कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और राजनीतिक सरकार को गिराने की साजिश के तौर पर। तब तो आपको यह चीज समझ में आएगी कि आपको क्या करना है। अन्यथा तो फिर यही समझ में आएगा जैसा कि हुआ, 2 दिन 3 दिन आंदोलन हुआ और चौथे दिन जो है ममता सरकार हटाओ। अरे
अभी एक समस्या से निकले नहीं, बलात्कार की घटना का समाधान खोजा नहीं आपने, दोषियों अपराधियों को अभी कटघरे तक पहुंचाया नहीं, और मांग बदल गई। जिसने भी आंदोलनकारियों को यह सलाह दी कि अब तुम ये मांग करो कि सरकार इस्तीफा दे, ये डाइवर्ट करने वाली डिमांड थी। बुनियादी डिमांड यह है कि जो बलात्कारी थे या बलात्कारी है उसे सजा मिले, वस्तुगत ढंग से, साइंटिफिक ढंग से जांच की रिपोर्ट सामने आए, इसी पर कंसंट्रेट किया जाना चाहिए था। इस पर कंसंट्रेट करने की बजाय, चूंकि आपने बंगाल को एक रात, यानी 14 अगस्त की रात को अपने पूरे बंगाल की सड़कें लोगों से भर गई, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये 48 घंटे के बाद ही एजेंडा कैसे बदल सकता है? क्या 48 घंटा में समाधान पा लिया? यह कैसे संभव है कि जो आंदोलनकारी गेट पर बैठे थे, धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके रहते हुए, वहां पुलिस भी थी, उनके रहते हुए दूसरा गुट आता है और वो हॉस्पिटल में हमला कर देता है? जो वहां बैठे थे, धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, शहर में आंदोलन हो रहा था, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमला हो रहा था। स्पॉट पर जो आंदोलन करने वाले लोग थे बलात्कार के खिलाफ, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्यों नहीं गए कि ये कौन लोग हैं तो फोन कर रहे हैं? हॉस्पिटल की संपत्ति का नुकसान साधारण नुकसान नहीं है, लाखों रुपए की संपत्ति उसमें नष्ट हुई है, और वो बहुत जल्दी उसकी जो है ना भरपाई नहीं हो सकती। लाखों मरीज प्रभावित हुए इस हड़ताल से, इसकी जल्दी भरपाई नहीं हो सकती। कितने लोग मर गए? इससे भी ज्यादा जो सवाल उठाए जा रहे थे ना, उनमें एक सवाल यह था कि वो मॉब कैसे आया वहां? अरे मॉब तो वहां ऑलरेडी एक बैठा हुआ था, उसके रहते हुए एक और मॉब है। तो जो बैठे हुए लोग थे, जो जाम किए हुए थे पूरे शहर को, वो लोग क्यों नहीं आए बदले में हमला करने के लिए? कि कौन लोग हैं? क्यों नहीं कन्फर्म किया उन्होंने? पुलिस कन्फर्म नहीं करती हमलावरों को जो हॉस्पिटल पर हमला करते हैं, जो वहां बलात्कार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग कन्फर्म नहीं करते। इसका मतलब यह है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं, आरजी कार के आसपास का इलाका एकदम नोटोरियस अपराधियों से भरा हुआ है। तमाम झुग्गी झोपड़ियां उनके कंट्रोल में है, और वे उसके जरिए वे तमाम किस्म के अवैध काले धंधे करते रहते हैं। आप जानते थे इस बात को? सीपीएम के लोग जानते हैं इस बात को। मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं कि आरजी कार के पास आसपास कौन लोग हैं, आरजी कार हॉस्पिटल में कौन लोग हैं जो लेन देन के जरिए जो है भर्ती कराते रहे मरीजों को और पैसे वसूलते रहे। ममता बनर्जी ने सबसे बुरा काम यह किया कि उसने ये जो वॉलंटियर्स की भर्ती की, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की जो भर्ती की, उसने परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखे, और इसके नाम पर उसने तमाम किस्म के अल्लम गल्लम बदमाश रद्दी किस्म के लोग, अपनी पार्टी के लोग, वे सब भर्ती कर दिए। और ऐसे तकरीबन 8,000 लोग भर्ती किए उसने। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि अगर हॉस्पिटल में जरूरत है लोगों की, तो वहां परमानेंट पोस्ट क्रिएट की जाए, परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। लेफ्ट फ्रंट सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है वहां अभी भी, वो सारे शहर को जाम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों के खिलाफ में कोई आंदोलन नहीं किया। खास ये वॉलंटियर भर्ती क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं चल सकता। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ममता अपनी मनमानी करती रहे, हम चुप रहेंगे,
हम मौके की तलाश करेंगे, कभी कोई दुर्घटना घटेगी तो हम रोड पर निकलेंगे। नहीं, ये जो अवसरवाद है, ये ठीक नहीं है। राजनीति में एक कंसिस्टेंट डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण की जरूरत है, और उसमें सबसे पहला स्टेप, अब ममता ने तो बढ़त ले ली, उसने खुद आंदोलन भी किया, और उसने जो अब ऑर्डर दिए वो ऑर्डर ज्यादा सेंसिबल ऑर्डर है। उसने क्या ऑर्डर दिया? उसने ऑर्डर ये दिया कि रात में जिनकी ड्यूटी रहे, जहां औरतें काम करें, वहां कोई भी पुरुष की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, खासतौर पर वॉलंटियर्स की। वहां औरतें ही काम करेंगी। और जाहिर है कि ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, उस प्रसंग में ममता की डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल है जो पकड़ा गया है। सब लोग जानते हैं उसे, सत्ता के लोग भी जानते हैं, विपक्ष के लोग भी जानते हैं। ये बलात्कार नहीं है खाली, ये पॉलिटिकल क्राइम भी है, और इसीलिए चिंता की चीज है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।